जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, या वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछता है। साइटोकाइनिन पौधे में पाया जाने वाला एक विकास हार्मोन है जो मुख्यतः कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है या जड़ में बनता है और पत्तियों व कलियों तक पहुंचकर वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑक्सिन जो है या पौधों में लंबाई बढ़ाने और फोटोटापिज्म में सहायता करता है, लेकिन कोशिका विभाजन नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाता है। आपसे पूछा है कि गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण वह होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है या आने वाली प्रकाश किरणों को विक्षेपित करता है। इसमें बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधी और छोटी होती है। इसका प्रयोग वाहनों के पीछे देखने वाली शीशों में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पड़हरित वर्णक कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक में उपस्थित होते हैं। आपसे पूछा है कि पड़हरित वर्णक कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक में उपस्थित होते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में। पड़हरित वर्णक एक हरा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश को अवशोषित करता है या पौधों की कोशिका के हरित लवक में पाया जाता है। क्लोरोफिल विशेष रूप से थाइलाकोइड झिल्ली में उपस्थित होता है। इसके कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं और यह सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। सूत्रकणिका जो है इसमें डीएनए और जीन पाए जाते हैं। लैन काय की बात करें जिसे लाइसोसोम बोलते हैं या पाचन एंजाइमों से भरा होता है और कोशिका की सुसाइडिकल बैग कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी का समूह 2 जो है क्षार पृथ्वी धातु है। इसमें तत्व शामिल हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। जबकि नाइट्रोजन जो है जो सोडियम दिया हुआ है सोडियम जो दिया हुआ है यह आपका जो हो जाता है या सोडियम या समूह 1 का है। किसका है? तो समूह 1 का ये है। समूह 1 का ये क्षार धातु है, सोडियम है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एमजी यानी कि मैग्नीशियम, सी यानी कैल्शियम और बेरियम, ये सभी समूह 2 के सदस्य हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बहुत ज्यादा रेलवे ग्रुप डी में पूछता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है या एक बाह्य अंग है और पूरे शरीर को ढकता है। औसत वयस्क में त्वचा का क्षेत्रफल लगभग 1.5 से 2 वर्ग मीटर और वजन लगभग 3 से 4 किलोग्राम होता है। त्वचा शरीर को संक्रमण, चोट, तापमान परिवर्तन से बचाती है और संवेदना अंग के रूप में भी कार्य करती है। बाकी विकल्प क्यों गलत है? तो यकृत जो है यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। फेफड़े की बात करें तो यह सबसे बड़ा श्वसन अंग है और मस्तिष्क की बात करें तो यह सबसे बड़ा तंत्रिका अंग है, लेकिन त्वचा से छोटा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में जल का ऊपर की ओर उठना मुख्यतः किस बल के कारण होता है। आपसे पूछा कि पौधों में जल का ऊपर की ओर उठना मुख्यतः किस बल के कारण होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल का ऊपर उठना मुख्यतः वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से होता है। जब पत्तियां से जल वाष्पित होता है तो पत्तियां में नकारात्मक दाब उत्पन्न होता है। यह खिंचाव जाइलम में जल स्तंभ को ऊपर की ओर खींचता है।
सहसंयोजन आसंजन सिद्धांत पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है। आपसे पूछा है कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैगनी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म या वायुमंडल में प्रवेश करता है तो विभिन्न रंगों में अपवर्तन होता है। अपवर्तन की मात्रा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है यानी कि 400 नैनोमीटर लगभग, इसलिए यह सबसे अधिक अपवर्तित होती है। जबकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, 700 नैनोमीटर तक लगभग होती है, इसलिए यह सबसे कम अपवर्तित होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। आपसे पूछा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन के। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या प्रोथ्रोम्बिन जैसे थक्के बनाने वाले कारकों के निर्माण में सहायक है। इसकी कमी होने पर रक्त स्त्राव अधिक होने लगता है। विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, फूल गोभी और दालों में पाया जाता है। बाकी विकल्प क्यों गलत है, तो विटामिन ए जो है या दिष्ट और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B12 या लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। विटामिन डी या कैल्शियम अवशोषण और हड्डियों की मजबूती में सहायक करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रायोमीटर कहा जाता है। क्रायोमीटर, इसका उपयोग अत्यधिक कम तापमान जैसे बर्फ बिंदु से नीचे के तापमान को मापने के लिए किया जाता है या प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक प्रयोगों में उपयोग किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। पायरोमीटर की बात करें तो यह बहुत अधिक तापमान यानी कि उच्च ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। टैकोमीटर किसी वस्तु की घूर्णन गति मापने वाला यंत्र है। तो ध्यान रखिए तापमान मापने का सामान्य यंत्र जो होता है थर्मामीटर होता है। उच्च तापमान मापने का जो यंत्र होता है वो पायरोमीटर होता है और निम्न तापमान मापने वाला जो यंत्र होता है वह अभी हम लोग पढ़े हैं क्रायोमीटर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होती है वह क्या कहलाते हैं, तो वो आइसोबार कहलाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइसोबार वह परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन उसकी परमाणु संख्या अलग होती है, जैसे कि आर्गन यानी कि Ar, इनका द्रव्यमान संख्या जो है समान होगा परंतु जो परमाणु क्रमांक होगा वह भिन्न होगा। आर्गन और कैल्शियम देखिए इनमें द्रव्यमान संख्या जो है समान है परंतु जो परमाणु क्रमांक है वह भिन्न भिन्न है, तो ये जो है ये आइसोबार के उदाहरण है। बाकी विकल्पों की बात करें तो आइसोटोन क्या होता है, तो आइसोटोन जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो होते हैं आइसोबार। आइसोटोप क्या होता है, जिनमें परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होते हैं, जैसे 1H 2H 3H। हेलोजन्स क्या होते हैं, हेलोजन यह एक समूह है या एक समूह 17 के तत्व हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आइसोबार से संबंध नहीं है इसका, ये हेलोजन समूह होते हैं जो समूह 17 के तत्व होते हैं जो कि जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेप्सिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। यह एक पाचन एंजाइम है जो पेट में पाया जाता है या प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। पेप्सिन का निर्माण पेप्सिनोजन यानी कि अक्रिय रूप से होता है जो पेट के अम्ल की उपस्थिति में सक्रिय होकर पेप्सिन पाया जाता है। पेट में जो अम्ल पाया जाता है वो HCl होता है। बाकी विकल्प जो है लाइपेज या वसा का विखंडन करता है, एमाइलेज या स्टार्च का विखंडन करता है, टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है या भी स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परम शून्य तापमान कहते हैं।
बायल और चार्ल्स के नियम के अनुसार गैस का आयतन तापमान पर निर्भर करता है। जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो उसका आयतन लगातार घटता है। गणना के अनुसार -273.15 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा। इस तापमान को ही परम शून्य कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब स्थान जो होगा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रकृति जो होगी वह वास्तविक और उल्टा होता है। आकार जो होगा वस्तु के बराबर होगा। अवतल दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनता है, यह ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, अस्थिमज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि अस्थिमज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमेटोपाइसिस कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटोपोइसिस एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स बनती हैं। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और शरीर की रक्त आवश्यकताओं को पूरी करती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। ल्यूकेमिया रक्त का कैंसर जिसमें असमान श्वेत रक्त कोशिकाएं बनती हैं। पॉलीसिथीमिया या एक स्थिति जिसमें आरबीसी की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोरेन पीटर लॉरिसन ने। पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेन पीटर लॉरिसन ने की थी। उन्होंने यह खोज 1909 में की थी। पीएच स्केल है क्या, तो पीएच का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापने का पैमाना। इसका मान 0 से 14 के बीच में होता है। अगर घोल का मान पीएच 7 से कम है, पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय घोल होगा। अगर 7 है तो तटस्थ होगा और अगर पीएच घोल का पीएच मान जो 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। आपसे पूछा है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग पर। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर, वो होता है के बराबर 1/2 mv², 1/2 mv²। या यहाँ पर जहां पर यम होता है वस्तु का द्रव्यमान, बी होता है वस्तु का वेग, इसलिए गतिज ऊर्जा सीधे द्रव्यमान और वेग के वर्ग पर निर्भर करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। आपसे पूछा है कि 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है। आपसे पूछा है कि 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 746 वाट के बराबर होता है। 1 हार्स पावर बराबर जो होता है वो 746 वाट होता है। यह शक्ति की एक इकाई है जिसे जेम्स वाट ने परिभाषित किया था। इस विचार पर आधारित है कि एक घोड़ा 1 सेकंड में लगभग 550 फुट पाउंड कार्य कर सकता है। तो 1 हार्स पावर होता है जो है 746 वाट होता है। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। तो 1 हार्स पावर बराबर 0.746 किलो वाट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है। आपसे पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की पूर्ण पाचन का स्थान कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। छोटी आंत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का आंशिक पाचन मुंह और पेट में होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यहाँ पर अग्नाशयी रस और आंत रस मिलकर सभी पोषक तत्वों को सरल रूप में तोड़ते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। पचे हुए पोषक तत्वों का पोषण भी छोटी आंत में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। आपसे पूछा है कि पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय का विकास फल में होता है। वही अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड का विकास बीज में होता है। पंखुड़ियों और अन्य पुष्पदल निषेचन के बाद सामान्यतः झड़ जाते हैं, अतः फल अंडाशय का परिपक्व रूप और बीज
बीजांड का परिपक्व रूप होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्त्रीकेसर जो है या पुष्प का पूरा स्त्री प्रजनन अंग है, फल में नहीं बदलता। बीजांड जो है या बीज में बदलता है, फल में नहीं। पखुंडी जो है पेटल या केवल आकर्षण के लिए होती है, निषेचन के बाद गिर जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सिन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन जो है, इंसुलिन जो दिया हुआ या अग्नाशय से स्रावित रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। एड्रेनालिन जो है या अधिवक्र ग्रंथि से स्रावित होता आपातकालीन हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है। थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित चयापचय नियंत्रित करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। ऑक्सिन जो है या पौधों का हार्मोन है, जो कि उसकी वृद्धि और प्रकाश की झुकाव नियंत्रित करता है। तो ऑक्सिन जो होता है या जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है, बाकी जो है सभी जानवरों में पाए जाने वाले हार्मोन है। ऑक्सिन जो है पौधों का हार्मोन है, जो उसकी वृद्धि और प्रकाश की ओर झुकाव नियंत्रित करता है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। आपसे पूछे कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।